से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग आज दीपावली के दिन भी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप सच में 95 प्लस लाने का सपना रखते हो और उस पर आप काम भी कर रहे हो। तो इसका मतलब साफ साफ है, भगवान भी देख रहा है कि आपको 95% लाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं भी आज दीपावली के दिन आपके लिए बिल्कुल निरंतर मेहनत कर रहा हूं कि एक दिन भी मुझे मिस नहीं कराना, क्योंकि एक दिन भी बहुत काफी होता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 24 के 24 घंटे मैं आपको देना चाहता हूं कि एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास हम लोग किसके ऊपर लेके आए हैं। मैंने बोला था कि मैं आपको दीपावली के दिन से उपहार वाली क्लास दूंगा जो आपके नंबर को पक्का करने वाली होगी। तो भाई बहन इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरी अटेंड करेगा तो उसके 10 में से 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और सारे वही आर्टिकल्स मैं आपको कराऊंगा विद सॉल्यूशन कराऊंगा और आपको एक एक शब्द की हिंदी मीनिंग के साथ आपको कराऊंगा ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को सीख पाएं, समझ पाएं। तो आइए मैं आपका बिल्कुल भी समय बिना बर्बाद किए हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मेरे पास बेरोजगारी की समस्या। तीसरा नंबर जो मेरा आर्टिकल होगा वो मेरे पास होगा राइजिंग प्राइस इन इंडिया। मेरे पास थर्ड नंबर आर्टिकल होगा राइजिंग प्राइस इन इंडिया। और मेरा चौथा नंबर जो आर्टिकल होगा मेरे पास होगा डॉरी सिस्टम यानी कि मेरे पास दहेज प्रथा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप लोग भी सच में टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं, मेरे पास जो मेरी शील्ड आपको दिखाई दे रही होगी ये मुझे दी थी हमारे डीएम साहब ने और ये मेरे पापा को मिला था। मेरे पापा ने लिया था, इसको फोटो साथ खींची थी। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक आने पर वो मेरे को सर्टिफिकेट मिला। तो उस मोमेंट को आप लोग भी सोचो और आपको भी यहीं पर जाना है। इसीलिए आपको दीपावली के दिन तक पढ़ाई करनी है। आपको कोई भी त्योहार आए, त्योहार को मनाओ, त्योहार की खुशी को मनाओ, लेकिन उसके अंदर पूरी तरीके से मत घुसो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं भी खुद आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं दीपावली के दिन तक आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कोई भी सिंगल कॉन्सेप्ट छूटे ना। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा आपके लिए, इस चीज को मानो आप लोग। अब मैं बात करूंगा हमारे आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। जो हमारा फर्स्ट नंबर आर्टिकल है वो हमसे क्या बोलता है भाई बहन, हमारा आर्टिकल। और आर्टिकल को कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, आर्टिकल को रटना बिल्कुल नहीं है, आर्टिकल को केवल और केवल समझना होता है। आप अपने खुद के शब्दों में बनाकर कर सकते हो अगर आप मेरे इस तरीके को मानोगे। यानी कि मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान से आसान भाषा। और हां, एक कमेंट मेरे पास आया था कि भैया आर्टिकल में हेडिंग डालनी है। नहीं, देखो आर्टिकल में हेडिंग नहीं डालनी, वो 10th क्लास में ऐसे आया था ना, ऐसे में हेडिंग डाली जाती है, लेकिन आर्टिकल में कभी भी हेडलाइंस नहीं डाली जाती। तो इस चीज को याद रखो। आप सिंपल तरीके से इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे मेरे पास, हाउ टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। मतलब इसमें किसका मतलब क्या है कि आप हेल्दी लाइफ को कैसे जियोगे। हेल्दी लाइफ के ऊपर आपसे 100% बनेगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछेगा, दूसरे तरीके से पूछेगा, मतलब हेल्थ इज वेल्थ पर आप आर्टिकल लिखो तो उसमें भी आपको सेम यही चीजें लिखनी होगी, कोई भी अंतर नहीं होता उनके अंदर। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसका मतलब मेरे पास है कि इट इज कॉमन सेंटेंस। ये एक सामान्य वाक्य है। क्या सामान्य वाक्य है? इट इज कॉमन सेंटेंस दैट हेल्थ इज वेल्थ। ये एक सामान्य वाक्य है कि मेरे पास जो हेल्थ है, जो मेरे पास स्वास्थ्य है, हेल्थ का मतलब मेरे पास क्या होता है, स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब मेरे पास स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब मेरे पास स्वास्थ्य, और मेरे पास वेल्थ का मतलब मेरे पास धन। तो मेरे पास स्वास्थ्य और मेरे पास वेल्थ का मतलब धन, मतलब मेरे पास स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम धनी हैं, अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो कितना भी पैसा हमारे पास हो वो कुछ भी काम का नहीं है। तो मतलब इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ। हमेशा कहा जाता है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए धन होता है। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ मींस दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ मींस, हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या होता है, मींस का मतलब दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किसके, वेल्थ के। तो स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है धन के। आप समझ गए होंगे इस चीज को। उसके बाद क्या लिखा है, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ। अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो मेरे पास एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ वाइटल पार्ट। वाइटल का मतलब क्या होता है, अत्यावश्यक। तो जो मेरे पास हेल्दी लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ज्यादा अत्यावश्यक होती है जीवन के लिए। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो कितना भी पैसा हमारे पास हो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो हमारे पास वाइटल पार्ट होता है मेरे पास हेल्दी लाइफ, याद रखना सिंपल तरीके से। उसके बाद मेरे पास क्या है कि देयर आर सम थिंग्स दैट वी मस्ट टू डू
लिव हेल्दी लाइफ। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हैं, हम निरोगी रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कैसे? तो मेरे पास क्या है कि देयर आर सम थिंग्स, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं दैट वी मस्ट टू डू, और जिनको करने के बाद हम हेल्दी रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कौन सी वो चीजें हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो आपको क्या लिखना है कि द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू ईट 3 टाइम्स इन अ डे। हमें दिन में 3 टाइम खाना खाना चाहिए, हमें दिन में 3 टाइम्स खाना खाना चाहिए, और वो भी अच्छे न्यूट्रिशन का, और उसमें अच्छी प्रोटीन्स हो, अच्छे विटामिन हो, उन चीजों को हमें इनटेक करना चाहिए। दीज मील्स should have a right amount of mineral and nutrition। जो मेरे पास जो हम ईट कर रहे हैं, जो हम खाना दिन में खा रहे हैं 3 टाइम्स, उसमें हमें एश्योर करना है कि मेरे पास उसमें न्यूट्रिशन है, क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें विटामिन हैं, क्या उसमें एनर्जी, फैट, ये सब कुछ है या नहीं है। आपको इसके बारे में भी मेक श्योर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको अच्छी एक्सरसाइज, आपको अच्छी डाइट, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ाती है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि वी शुड नॉट ईट द जंक फूड्स, और हमें जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें जंक फूड्स को नहीं खाना चाहिए। यानी कि जंक फूड जैसे कि चाउमीन, पिज्जा, फिंगर, मोमोज, इनको हम जानते हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, इनको नजरअंदाज छोड़ना चाहिए। तो अब बात करूंगा इसके आगे वाले पार्ट की तरफ, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटा है। इतने छोटे लिखने से हमें काम नहीं चलेगा, हमें पूरे 10 में 10 नंबर नहीं मिलेंगे, और हमें चाहिए पूरे 10 में 10 नंबर। तो हमें इसके आगे भी लिखना पड़ेगा। 10 में 10 मार्क्स चाहिए हैं, तो इसके आगे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो आज कहूं हमारे आगे की तरफ हमारी क्लास क्या बोल रही है, हमारी स्लाइड नंबर 2, कि द नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन द हेल्दी लाइफस्टाइल। जो मेरे पास क्या बोल रहा है, हमें सबसे पहली चीज पर ध्यान देना है, हमारी हेल्थ पर। हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा न्यूट्रिशन एलिमेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब हमें अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है, मतलब दिन में 3 टाइम्स खाना खाना है, और वो भी न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है। हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज, यानी कि हमें डेली एक्सरसाइज करना है, हमें डेली एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। उसके बाद तभी हम अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल में जी पाएंगे, तभी हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी हो पाएगी। उसके बाद क्या लिखा है कि दिस कैन बी रनिंग, दिस कैन बी रनिंग, दिस कैन बी रनिंग एंड प्लेइंग। और ये मेरे पास जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें मेरे पास रनिंग हो सकता है, मेरे पास उसमें हम प्लेइंग कर सकते हैं, उसमें हम क्रिकेट खेल सकते हैं, उसके अंदर हम हॉकी खेल सकते हैं। मतलब जो हमारे आउटडोर गेम्स हैं उनको खेलेंगे। तो मेरे पास रनिंग हो गया, मेरे पास प्लेइंग हो गया फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो वो मेरे पास हेल्दी लाइफस्टाइल करने में मेरे पास बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं गेम्स वगैरह। तो गेम्स और स्पोर्ट्स का हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो वी शुड नॉट ऑल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप। और दूसरा कारण क्या होता है मेरे पास, वी शुड ऑल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप। और हमें प्रॉपर, जितनी हमें 7 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप भी चाहिए होती है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको न्यूट्रिशनल एलिमेंट चाहिए हैं, खाना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, और उससे भी बड़ी चीज आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपको डर लग रहा है एग्जाम से और आप सही तरीके से सो नहीं पा रहे, तो सोना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। तो हेल्थ इज वेल्थ होती है मेरे पास, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये बात आप सबसे पहले मानो, समझ। उसके बाद मेरे पास क्या है कि फॉर हेल्दी लाइफ वी शुड अवॉइड द स्मोकिंग। अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए है, अगर हमें स्वास्थ्य जीवन चाहिए, तो हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी पर इसका कोई हार्म इफेक्ट ना हो। तो आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद मेरे पास क्या है कि मेरे पास है अ हेल्दी लाइफ हेल्प अस टू लिव लॉन्गर। और मेरे पास जो हेल्दी लाइफ होती है वो हमें लंबे जीवन जीने के लिए हमारे पास बहुत हमें हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमने हेल्थ इज वेल्थ पर कंप्लीट आर्टिकल देख लिया। अब मैं बात करूंगा हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एक कंप्लीट आर्टिकल देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। अब मैं बात करूंगा हमारे दूसरे नंबर के बेहतरीन आर्टिकल की तरफ, यानी कि अब मैं बात करने वाला हूं हमारे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या। यानी कि अगर आपको आर्टिकल लिखने को आए बेरोजगारी की समस्या के ऊपर, तो आप आसान तरीके से लिख पाओ। इसमें आपको बिल्कुल लॉजिकली सोचना है और समझ के साथ आपको करना है। कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको सीखना है, समझना है। और हाँ, आर्टिकल में आप बना कर भी लिख सकते हो, बस आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। आपको कुछ कुछ बातें उसके बारे में पता होनी चाहिए, तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हो, और बनाने पर भी आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे। तो चिंता नहीं करनी आपको बिल्कुल भी। हमारे पास द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी मतलब जहां पर रोजगार ना मिलता, जहां पर नौकरी का ना मिलना, उस सिचुएशन
सिचुएशन को मैं बोलूंगा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की समस्या पर हमें निबंध या मेरे पास आर्टिकल लिखने को आता है, तो कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाता हूं कि इसको बेरोजगारी बोलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। जो मेरे पास बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या के ऊपर हमें आर्टिकल लिखने को आता। तो कैसे लिखेंगे? तो मैं लिखूंगा मेरे पास द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग अवर कंट्री। तो जो मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मेरे पास बेरोजगारी की समस्या है, ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? हमारे देश की बहुत गंभीर समस्या है बेरोजगारी की समस्या। तो इससे कैसे निपटारा पाना है, सब कुछ आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा और बिल्कुल सादा से सादा शब्दों में मैंने बताया है, जिससे बहुत आसान से आसान शब्द, आपको इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल इजी से इजी वर्ड्स को यहां पर यूज किया है। तो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग अवर कंट्री। उसके बाद लिखना है a large number of educated pupils loiter about in search of some jobs। जो मेरे पास जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस समय क्या कर रहे हैं? जॉब की सर्चिंग में लगे हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही है। वो नौकरी के लिए योग्य हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा बेरोजगारी की समस्या। अब बेरोजगारी की समस्या पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके ऊपर हम बना बनाकर बहुत सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? उसके बाद मेरा यहां तक हो गया। उसके बाद हम करेंगे दे आर विलिंग टू वर्क बट दे कैन नॉट गेट इट। दे आर विलिंग टू वर्क, उनकी इच्छा है। विलिंग का मतलब होता है इच्छा। तो मतलब मेरे पास क्या है कि दे आर विलिंग टू वर्क, मतलब वे लोग काम करना चाहते हैं। कौन लोग? बेरोजगारी की समस्या में जो हमारे युवा लोग हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। मतलब वो इच्छुक है काम करने के लिए, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो यही हमें लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज। जो मेरे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मेरे पास बेरोजगारी की समस्या है, वो हमारे शहरों में है और हमारे टाउन एरियाज में है, यहां तक कि हमारे गांव में भी बेरोजगारी की समस्या फैल गई है। तो मेरे पास सिटीज में है, हमारे टाउन्स में है, इवन हमारे विलेज में, जो हमारे गांव है, गांव में भी अब बेरोजगारी की समस्या हो गई है। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि देयर आर इन मैनी रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मेरे पास क्या है? देयर आर सम मैनी रीजन्स इन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि मेरे पास भारत में बहुत सारे कारण होते हैं जो मेरे पास बेरोजगारी की समस्या के बहुत सारे कारण हैं। अब उनमें से कुछ प्रमुख कारणों के बारे में मैं यहां पर डिस्कस करूंगा और ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल कहानी की तरह समझना है और कहानी की तरह आपको अपने एग्जाम्स में लिखना है। क्या लिखना आपको? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेक्स द कंपटीशन इन ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस। जो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या है, वो मेरे पास जनसंख्या की समस्या है। मेरे पास क्या है? मेरे पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो बढ़ रही है, जो मेरे पास जनसंख्या में एक लगातार वृद्धि हो रही है, उससे हर तरीके में कंपटीशन बढ़ रहा है। अब यहां पर भोजन की भी समस्या आएगी, फूड की भी समस्या आएगी, स्पेस यानी कि आवास की भी समस्या आएगी। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो जनसंख्या की समस्या है। अब ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़नी बिल्कुल लाजमी है, तो इसीलिए बेरोजगारी हो रही है। तो किससे? इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन के बढ़ने से मेरे पास बेरोजगारी हो रही है। ये पहला कारण हमारा है सिंपल तरीके से। तो मेरे पास प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद क्या लिखा है कि दीज लीड्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो कारण है, जो मैंने अभी आपको बताए, ये जो कारण है आपकी जो हम बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने के लिए कारगर साबित। शब्द लिखने हैं आपको, केवल और केवल 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है, यानी कि मेरे पास 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। उससे ज्यादा लिखोगे कोई फायदा नहीं है, उससे ज्यादा लिखने पर एक नंबर भी ज्यादा नहीं मिलेगा। एग्जामिनर समझेगा कि आप उसको बड़ा चढ़ाकर कर रहे हो, आप कॉपी भरने का काम कर रहे हो, तो वहां से वो चिढ़ जाएगा और नंबर भी काटना शुरू कर देगा। तो आप हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो आपको ये भी लिखना है, बहुत आसान से आसान शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट स्लाइड कि द नेशनल क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यंग जनरेशन हु आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री। जो मेरे पास यंग जनरेशन है, उसको भी हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या हमारे यंगर्स को, जो हमारे युवा वर्ग को परेशान करती है। और ये समस्या जो हमारे एक दो स्टेट्स की नहीं है, हमारे पूरे कंट्री की समस्या है। उसके लिए हमें बहुत नेशनल लेवल पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सरकार के बेहतरीन कदम उठाने की आवश्यकता है और हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है उसके ऊपर। और हाँ, सबसे बड़ी चीज है, पॉपुलेशन को कम करोगे तभी बेरोजगारी की दर सबसे कम हो जाएगी, तभी बेरोजगारी हमारी कम हो पाएगी।
उसके बाद हमें क्या लिखना है कि 10 द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 10 द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या लिखना है, 10 का मतलब इसलिए, द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए जो मेरे पास बेरोजगारी का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है मेरे पास ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द अनडेवलपमेंट ऑफ नेशन। जो मेरे पास बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा जो राष्ट्र है, जो देश है, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, उसका वो अनडेवलप रह जाएगा। मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे मेरे पास क्या, इससे मेरे पास नॉन डेवलप्ड नेशन रहेगा। मेरे पास जो नेशन है, हमारा जो भारत राष्ट्र है, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मुझे पॉपुलेशन को कम करना होगा, उसके बाद हमारे पास बेरोजगारी की समस्या है वो अपने आप कम हो जाएगी, और जिससे हमारा जो राष्ट्र है वो डेवलप हो पाएगा। सिंपल तरीके से इसको आप समझो, अपने भाषा में समझो इस चीज को। थ्रू द गवर्नमेंट हैज टेकन टू मेक स्टेप्स रिगार्डिंग द रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिया। तो मेरे पास जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे मेरे पास क्या है, इस जो मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको थोड़ा कम किया जा सके। उसको कंप्लीटली अभी खत्म नहीं किया जा सकता इतनी आसान तरीके से, लेकिन उसको थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस के द्वारा उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। और बट स्टिल कुड नॉट एबल टू कंप्लीट सक्सेस। मतलब जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी और हम कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसका प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। तो अब मैं बात करूंगा हमारे राइजिंग प्राइस नामक के आर्टिकल की तरफ। और राइजिंग प्राइस जो होता है एक बहुत डिमांडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है आपके बोर्ड के लिहाज से। तो आपको इसको तुरंत तैयार करना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई भी चिंता नहीं करनी, बस आपको रिलैक्स होकर तैयारी पर ध्यान देना है। आर्टिकल हमारा क्या हमसे बोल रहा है कि राइजिंग प्राइस बिकम्स वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इन दीज डेज। जो मेरे पास राइजिंग प्राइस है, जो मेरे पास महंगाई है, जो मेरे पास बढ़ते दाम है, उनके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है। तो मेरे पास क्या है कि राइजिंग प्राइस बिकम, जो मेरे पास प्राइसिंग की बढ़ने की समस्या है, बिकम वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत विशाल समस्या। तो अब ये मेरे पास बहुत बड़ी विशाल समस्या बन गई है हमारे इंडिया में नाउ-अ-डेज, मतलब इन दिनों में। वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, और वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। और इस समय हमें अपने जीवन जीने के लिए हमें अपने हाथ से पैर तक की मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब हमें हाथ की उठापटक करनी पड़ रही है। इसका मतलब इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, मतलब लोग पहुंच जाते हैं नाउ-अ-डेज में। तो अब मैं क्या बात करूंगा, मैंने यहां तक बात किया। तो नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो मेरी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि मेरे पास दाल, चावल, चीनी, ये सब मेरी बेसिक आवश्यकताएं हैं। तो मेरे पास इनको हम नेसेसिटीज बोलेंगे। तो नेसेसिटीज आर बीइंग सोल्ड एट द ग्रेट प्राइस। मेरे पास जो मेरी आवश्यकताएं हैं, जो मेरे पास आवश्यकता की छोटी मोटी चीजें होती हैं, वो भी बहुत महंगे दामों पर, बहुत ग्रेट प्राइस पर मिल रही हैं। ये हमें उसके बाद लिखना आपको कि द हार्डेस्ट हिट इज इन द कॉमन पीपल्स। जो मेरे पास आम लोग हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या बैठ रही है। मिडिल क्लास के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास, जैसे हम लोग जहां से आते हैं, हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम इस समय आती है। किसकी? राइजिंग प्राइस की। मतलब जो हमारी महंगाई की समस्या सबसे ज्यादा हम लोगों के ऊपर आती है। तो ये हमें बताना है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है कि ड्यू टू राइजिंग प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ने की समस्या के दौरान। तो ड्यू टू बाई ऑफ एसेंशियल थिंग्स मेरे पास क्या हो जाएंगी, लाइक पल्सेस। जैसे कि मेरे पास पल्सेस का मतलब मेरे पास दालें। उसके बाद मेरे पास राइस का मतलब मेरे पास चावल। जैसे कि मेरे पास दाल है, मेरे पास चावल है, मेरे पास मेडिसिन है। मेडिसिन मेरे पास क्या है, मेडिसिन मेरे पास दवाइयां हैं। तो ये मेरे पास क्या है, इज बियॉन्ड ऑफ वंस पॉकेट। और ये लोगों के जेब को खाली कर देती हैं। तो मेरे पास क्या है कि इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है। गैस प्राइस, ये बहुत, गैस के प्राइस, मतलब नॉट ओनली फॉर गैस प्राइस का मतलब है कि गैस के जो प्राइस है वो एकदम बढ़ गए हैं। उसके बाद पेट्रोल डीजल के प्राइस एकदम से बढ़ गए हैं। तो नॉट ओनली फॉर गैस प्राइस एंड ऑल्सो पेट्रोल के जो हमारे पास प्राइस हैं, डीजल की जो मेरे पास प्राइस हैं, और उसके बाद मेरे पास आर ऑल्सो राइजिंग प्राइस डे बाई डे। और ये दिन प्रतिदिन मेरे पास जो पेट्रोल के प्राइस है, मेरे पास डीजल के प्राइस मेरे पास है, उसके साथ मेरे पास जो गैस का प्राइस है वो एकदम से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर सबसे बड़ी समस्याएं बन रही हैं। तो ये सब आपको लिखना है, आपको बना कर लिखना है। अभी मैं कुछ और इसके ऊपर आपको
कराऊंगा तो उनको भी करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स चाहिए हैं, तो इसके बाद भी आपको और भी चीजें को लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द मेन रीजन रिगार्डिंग राइजिंग प्राइस द पॉपुलेशन ग्रोथ। मेरे पास पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि। मेरे पास राइजिंग प्राइस आ रही, तो राइजिंग प्राइस में भी सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है जनसंख्या वृद्धि की। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारे पास बेरोजगारी की समस्या आएगी। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारे पास महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। देखो, जो मेरे पास जगह है, जो मेरे पास भोजन और मेरे पास आवास जो है वो सीमित है, लेकिन लोगों की जगह बढ़नी पड़ रही, लोगों की जरूरतें बढ़ जाती हैं, जिससे मेरे पास महंगाई भी बढ़ती है। तो महंगाई बढ़ने का सबसे मुख्य कारण जो मेरे पास होता है वो मेरे पास होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद हमें लिखना है कि वी हैव ओवर 100 करोड़ ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। तो मेरे पास 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो भारत में निवास करते हैं। तो अब तो लगभग जो डेटा है मेरे पास, जो मुझे पता है जहां तक 150 करोड़ से कुछ ज्यादा पीपल्स हैं जो इंडिया में अब रहते हैं। 100 करोड़ तो बहुत पुराना हो चुका है, अब बहुत सारे लोग, मतलब 1.5 अरब जनसंख्या है हमारी भारत की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद क्या लिखना है कि हेंस देयर इज हायर डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इसलिए यहां पर जो प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी। अब डिमांड ज्यादा है तो मेरे पास जो प्राइस है वो प्राइस भी बढ़ेंगे ना, वो सिंपल तरीके से आपस में लिंक होती हैं सभी चीजें। तो ये मेरे पास है। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि पुअर पीपल्स कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेसेसिटीज। जो मेरे पास जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो मेरे पास लोअर मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं, उनके पास जो नेसेसरीज भी होती हैं, जो मेरे पास बेसिक नेसेसरीज होती हैं, यानी कि मेरे पास दाल, चावल, शुगर, ये सब चीजें, मेडिसिन, तो ये सब चीजें भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में उनके पास होती हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती हैं। तो ये बताया जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा है कि अ सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड्स। जो मेरे पास केवल एक व्यक्ति अगर घर में कमा रहा है ना, तो वो अकेले घर का खर्चा चला ही नहीं सकता। ये बताया जा रहा है कि एक सिंगल सैलरी पूरे घर के खर्चे को नहीं चला पा रही। ये इस टाइम की महंगाई बढ़ चुकी है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है कि पुअर पीपल्स आर नॉट एबल टू बाय डेली फूड्स। जो मेरे पास गरीब लोग हैं, जो मेरे पास लोअर मिडिल क्लास के पीपल्स हैं, वो दिन में काम करते हैं, वो दिन में पूरे दिन काम करने के भी जो उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको भी नहीं पूरा कर पाते हैं, पूरे दिन का खाना नहीं निकाल पाते हैं। इस समय की महंगाई उस हद तक की पहुंच गई है, आप समझो उस चीज को। उसके बाद मेरे पास क्या है कि आवर गवर्नमेंट शुड टेक इन स्ट्रिक्ट एक्शंस टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। और हमारी जो सरकार है वो इसको हटाने के लिए बहुत अच्छे एक्शंस ले, ताकि इस प्रॉब्लम को थोड़ा इस प्रॉब्लम पे थोड़ा निजात पाया जाए। यानी कि इसको बहुत जल्दी तो खत्म नहीं किया जा सकता, कोई भी सरकार इसको इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके हम सभी का जब सहयोग रहेगा सरकार को, तो सरकार भी कुछ कर पाएगी और गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ एक्शन लेगी। सिंपल तरीके से आपको लिखना है, आसान तरीके से लिखना है। देखो, जब भी इंप्लीमेंट, जो मेरे पास बेरोजगारी की समस्या है, मेरे पास जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, मेरे पास जो राइजिंग प्राइस है उनकी समस्या है, तीनों का मतलब आपस में लिंक होती हैं तीनों चीजें। तो समस्याओं को सबसे बड़ा समाधान होता है हमारे ऊपर। अगर हम लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो अब मैं बात करता हूं हमारे 4th नंबर के आर्टिकल की तरफ, जो कि है हमारा डॉरी सिस्टम। हमारी बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे 4थे नंबर के बेहतरीन आर्टिकल की तरफ। और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं दिवाली के दिन भी पढ़ा रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाए। मैं चाहता हूं इस चीज को, और उसके लिए मैं निरंतर प्रयत्न भी कर रहा हूं। और आपको मैं टॉपर बनाने का जो मैंने सपना रखा है, वो सपना मेरा जरूर पूरा होगा, उसको आप लोग पूरा करेंगे। इसीलिए मैं आज के दिन भी मेहनत कर रहा हूं, इस दिन भी पढ़ा रहा हूं। तो हमारा जो हमारे पास 4th नंबर आर्टिकल है, हमारा 4था नंबर आर्टिकल हमसे क्या बोल रहा है, डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब दहेज प्रथा के बारे में हमें इसको इंग्लिश में लिखना है, आर्टिकल बना के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। मेरे पास क्या है कि द डॉरी सिस्टम हैज बीन टेकन इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे पास क्या है, जो मेरे पास दहेज प्रथा है, जो मेरे पास डॉरी सिस्टम है, वो इंडिया में आज या कल पैदा नहीं हुई। ये जो प्रथा है हमारी बहुत सदियों से चली आ रही है, बहुत पुरानी, बहुत लॉन्ग टाइम से चलती हुई प्रथा है। उसके बाद क्या लिखना है कि the purpose has simple and start as a way to help and secure the newlyweds couples। मेरे पास इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दहेज प्रथा थी, शुरुआत में कैसे पैदा हुई, शुरुआत में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी कि जब लोग न्यूली वेडिंग करते हैं, मतलब जब नई शादी होती थी, तो लड़की के परिवार वाले जो थे वो लड़के पक्ष को, यानी कि लड़की और लड़के की जब शादी होती थी
तो वर पक्ष को लड़की की तरफ से मतलब वधू पक्ष से वर पक्ष की तरफ कुछ उपहार दिए जाते थे, कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, लेकिन वो स्वेच्छा से दिए जाते थे। लेकिन इस टाइम क्या है, इस टाइम प्रेशराइज वे में उतना उनको देना पड़ता है। तो वो उसको हम बहुत अच्छे से पूरे आर्टिकल के अंदर डिफाइन करेंगे। तो कैसे, मेरे पास क्या कि द पर्पस हैज सिंपल एंड स्टार्ट अ वे और टू हेल्प। उस टाइम जब ये स्टार्ट की गई थी प्रथा, तो बिल्कुल हेल्प की मदद से की गई थी कि दोनों की हेल्प की जाएगी ताकि वो लोग अपनी लाइफ को शुरुआत कर पाए। उसके बाद अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए दी गई, सिक्योर करने के लिए टू न्यूली वेड्स कपल्स। लेकिन अब क्या करना है कि द ब्राइड्स फादर गिफ्ट्स लैंड्स। जो मेरे पास पिछले जमानों में, मेरे पास पुरानी सदियों में क्या होता था, जो लड़की के पिता थे वो लड़के पक्ष को क्या देते थे, पहले जमीन देते थे, लैंड्स, उसके बाद मनी, बहुत सारे पैसे देते थे, एंड वेरियस अदर आइटम्स, और बहुत से अन्य उपहार आइटम्स भी देते थे, एंड वेरियस अदर आइटम्स, और बहुत सारे और उपहार भी मिलते थे, एंड मेक श्योर दे डू नॉट फेस ट्रबल वाइल सेटलिंग विद द न्यूली लाइफ्स। वो लोग क्यों देते थे इन सब चीजों को, ताकि जो भी उनकी जो बेटी है, उनकी जो लड़की है, वो नई सेटल्ड लाइफ में उनको कोई भी ट्रबल ना आए। ट्रबल का मतलब होता है संकट, परेशानी ना आए, ताकि उनको सारे गिफ्ट्स वगैरह देते थे वो लोग, ताकि उनको कोई भी समस्या या संकट ना आए। इस तरीके से मेरे पास अब क्या करना है, अब आपको लिखना है मेरे पास बट ओवर द टाइम, लेकिन अब बहुत समय बाद, बट ओवर द टाइम ये क्या हुई, अब ये एक कलंक प्रथा में डूब गई है, अब एक कलंक की प्रथा बन चुकी है। ये क्या है कि बट ओवर द टाइम इट बिकम मोर कंपल्सिव एंड सोशल इश्यूज इन आवर सोसाइटी। बट ओवर द टाइम इट बिकम्स मोर कंपल्सिव एंड सोशल इश्यूज इन आवर सोसाइटी। मतलब क्या है इसका मतलब साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो दहेज प्रथा है, अब ये बहुत कंपल्सिव हो गई है। कंपल्सिव का मतलब ये होता है कि आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको यहां करना है तो आपको इतना अमाउंट पहले ही पे करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो ये इसका मतलब है, और बहुत प्रेशर में देना पड़ता है, बिल्कुल देना ही पड़ेगा। इसमें किसी की स्वेच्छा नहीं होती है, बस आपको देना ही पड़ेगा उस चीज को। ये मेरे पास होता है ओवर द टाइम इट्स बिकम मोर कंपल्सिव एंड सोशल इश्यूज। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि द ब्राइड्स फैमिली इज अंडर प्रेशर टू पे सर्टेन मनी। जो मेरे पास लड़की के पक्ष वाले होते हैं, जो लड़की पक्ष वाले होते हैं, वो प्रेशर में होते हैं, दबाव में होते हैं कि उनको एक सर्टेन मनी, उनको एक निश्चित धन देना ही पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलता है, वो निश्चित धन देना ही पड़ता है। मतलब ये घटिया प्रथा है, फिर भी जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फलीभूत हो रही है। मैं तो इसको कंप्लीटली डिनाई करता हूं, बहुत घटिया है, मैं इसको हमेशा इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अभी इसके बारे में और मैं कुछ बताऊंगा, मैं आपको आगे वाले पेज पर लेके चल रहा हूं। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आज कहूं हमारे आगे वाले पेज की तरफ। ये क्या बोल रहा है कि द evils has made the conditions of the women's miserable। जो मेरे पास ये प्रथा थी, जो मेरे पास ये प्रथा है, इस प्रथा ने ही महिलाओं को बहुत दयनीय दशा में पहुंचाया। यानी कि मेरे पास क्या थी, ये जो प्रथा थी, इस प्रथा के वजह से ही जो महिलाएं हैं बहुत दयनीय दशा में पहुंच गई। द बर्थ ऑफ द गर्ल्स इज थॉट टू बी कर्स। जो मेरे पास कर्स का मतलब क्या होता है, कर्स का मतलब श्राप। तो इसीलिए अब क्या होता है, बहुत सारे माता पिता क्या सोचते हैं कि लड़की का जन्म मतलब अभिश्राप हो गया है उनको, तो वो एक गलत सोच रखते हैं इस चीज से, क्योंकि ये प्रथा इतनी घटिया है, इस प्रथा के वजह से वो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं। तो ये मेरे पास है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज डिमांडेड बाय द फादर ऑफ ब्राइड ग्रूम्स इन एडवांस। मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट जो लड़के के पिता होते हैं उसकी तरफ से मांग किया जाता है, और पहले से ही मतलब शादी के पहले ही वो उनको देना पड़ता है। ये एक बहुत लार्ज अमाउंट होता है, ये लार्ज अमाउंट है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे का एक बहुत बड़ा अमाउंट डिमांडेड बाय, मतलब किसके द्वारा डिमांड किया जाता है, फादर्स ऑफ ब्राइड, मतलब लड़के के पिता के द्वारा ये किया जाता है, और वो भी एडवांस में हमें ये पे करना पड़ता है, लड़की पक्ष वालों को एडवांस में पे करना पड़ता है। ये इतनी घटिया प्रथा है। उसके बाद क्या है कि इट इज अवर ड्यूटी टू एजुकेट बोथ बॉय एंड गर्ल्स, और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपके बड़े भैया होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमें एजुकेट होना है, हमें
शिक्षित बनना है और उसके बाद हमें बॉयज और गर्ल्स को समान प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद इसके अगेंस्ट हमें सिखाना है डॉरी सिस्टम के। मतलब जो मेरे पास एजुकेटेड बॉयज और गर्ल्स हैं इनको समझना चाहिए जो डॉरी सिस्टम के हमें अगेंस्ट रहना चाहिए, हमें इसके खिलाफ इसका विरोध करना चाहिए, ये हमें देना है। उसके बाद क्या है, डॉरी सिस्टम इज द ब्लैक स्पॉट ऑन द फेस ऑफ अवर सोसाइटी। जो मेरे पास डॉरी सिस्टम है, जो मेरे पास दहेज प्रथा है, ये मेरे पास एक काला धब्बा है जो हमारी सोसाइटी की चेहरे पर एक काला धब्बा है, जो हमारी डॉरी सिस्टम, हमारी दहेज प्रथा। उसके बाद क्या है कि इट शुड बी अप टू रूटेड एंड ऑल्सो वी शुड स्टार्ट अ मूवमेंट ऑन द लार्ज स्केल। तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास आपको एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेशन के माध्यम से इस प्रथा को हम रोक सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स आपको कराए। आपको क्लास कैसी लगी? दिवाली के दिन भी आपकी क्लास चल रही है क्योंकि मैं चाहता हूं आपको टॉपर बनाना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।